इतना छोटा, जैसे लंबे इंट्रोडक्शन की नहीं होते। सैम जानता है। ठीक है, सब तैयार हैं। मैं ये नहीं पूछने वाला कि माइक काम कर रहा है या नहीं, जैसा कि अब तक हर टॉक में होता है। मैं बस मान लूंगा कि ये काम कर रहा है। ग्रेटर देन नहीं। ग्रेटर देन नहीं, भाड़ में जाए। ग्रेटर देन ठीक है, कोई इसे काम करवाओ। ग्रेटर देन ये काम करता है, ये काम करता है। ग्रेटर देन ठीक है, ये किसी तरह का क्लास ट्रेडिशन जैसा है। ठीक है, ठीक है। मैंने अपनी बात लिख ली है और कुछ दिनों में मैं यूज एक बात से ऐसे में बदलकर ऑनलाइन डाल दूंगा। आपको नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, बस सुनिए। ठीक है। बच्चे होने का एक फायदा यह है कि जब आपको लोगों को सलाह देनी होती है तो आप खुद से पूछ सकते हैं, मैं अपने बैकएंड को क्या बताऊंगा। और असल में आप पाते हैं कि ये सच में आपको फोकस करता है। भले हाय मेरे बच्चे छोटे हैं। आज मेरा 2 साल का बेटा, जब मैंने पूछा कि वह 2 साल बाद क्या बनेगा, उसने कहा बॉलर। सही जवाब 3 था, लेकिन बॉलर कहीं ज्यादा दिलचस्प है। भले हाय मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे पहले से पता है कि अगर वे कॉलेज में होते तो मैं उन्हें स्टार्टअप्स के बारे में क्या बताता। और इसलिए मैं आपको वही बताने वाला हूँ। आप सचमुच वही समझ रहे हैं जो मैं अपने बैकएंड को देता, क्योंकि आप में से ज्यादातर मेरे अपने बैकएंड जितने छोटे हैं। ठीक है। स्टार्टअप्स बहुत उल्टे होते हैं। और मुझे ठीक से नहीं पता कि ऐसा क्यों है। ये सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके बारे में जानकारी अभी तक हमारे कल्चर में नहीं आई है। लेकिन जो भी वजह हो, ये एक ऐसा एरिया है जहां आप हर समय अपने सहज ज्ञान पर भरोसा नहीं कर सकते। ये इस तरह से स्कीइंग करने जैसा है। क्या आप में से कोई बड़ा होकर स्कीइंग सीखता है? आप जानते हैं, जब आप स्कीइंग कर रहे होते हैं, जब आप पहली बार स्कीइंग करने की कोशिश करते हैं और आप धीमा होना चाहते हैं, तो आपका पहला मैन करता है कि आप पीछे झुक जाएं। ठीक वेज हाई जैसे बाकी सब चीजों में होता है, लेकिन स्की पर पीछे झुकने पर आप कंट्रोल खोकर पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं, जैसा कि मैंने सीखा। आखिरकार आपको नई आदतें पैट जाती हैं। लेकिन शुरुआत में कुछ चीजों की एक लिस्ट होती है जिसे आप पहाड़ी से नीचे उतारते समय याद रखने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं, जैसे पैर एक के बाद एक रखना, एस टर्न लेना, अंदर वाले पैर को घसीटना नहीं, ये सब। खैर, स्टार्टअप स्कीइंग की तरह हाई अजीब होते हैं और स्टार्टअप के लिए भी ऐसी हाई चीजों की एक लिस्ट होती है जो आपको याद रखनी होती है। और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, वह लिस्ट की शुरुआत है। अनल्टी सीधी चीजों की लिस्ट जिन्हें आपको याद रखना होगा ताकि आपकी मौजूदा सोच आपको भटकने से रोक सके। इस पर पहली बात यह है कि मैंने अभी बताया कि स्टार्टअप इतने अजीब होते हैं कि अगर आप अपनी सोच के हिसाब से चलेंगे तो वे आपको भटका देंगे। अगर आपको इससे ज्यादा कुछ याद नहीं है, जब आप कोई गलती करने वाले हों तो आप कम से कम यूज करने से पहले रुक सकते हैं। जब मैं वाई कॉम्बिनेटर चला रहा था तो हम मजाक में कहते थे कि हमारा काम फाउंडर्स को ऐसी बातें बताना है जिन्हें वे नजरअंदाज कर देंगे। और ये सच में सच है। बैच दर बैच यक पार्टनर्स फाउंडर्स को अनगैल्टियन के बारे में चेतावनी देते हैं जो वे करने वाले हैं, और फाउंडर्स उन्हें इग्नोर कर देते हैं। और वे 1 साल बाद वापस आकर कहते हैं, काश हमने उनकी बात सुनी होती। लेकिन वह यार अपनी कैप टेबल में है और वे कुछ नहीं कर सकते। संस्थापक लगातार साझेदार की सलाह को नजरअंदाज क्यों करते हैं? खैर, यही विरोधाभासी विचारों की बात है। वे आपके अंतर्ज्ञान का खंडन करते हैं, इसलिए वे गलत लगते हैं। निश्चित रूप से आपका पहला आवेग उन्हें नजरअंदाज करना होता है। और वास्तव में ये केवल वाई कॉम्बिनेटर का अभिशाप नहीं है, बल्कि कुछ हद तक हमारा भी है। आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो आपको ऐसी सलाह दे जिससे आपको आश्चर्य ना हो, सही। यदि संस्थापक के मौजूदा अंतर्ज्ञान ने उन्हें सही उत्तर दिए होते तो उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि बहुत सारे स्की प्रशिक्षक हैं और बहुत सारे रनिंग प्रशिक्षक नहीं हैं। आप इन दो शब्दों को एक साथ नहीं देखते हैं, रनिंग प्रशिक्षक, जितना आप स्की प्रशिक्षक को देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्कीइंग विरोधाभासी है। कुछ हद तक यह क्या है, ये व्यावसायिक स्की प्रशिक्षकों की तरह है, सिवाय इसके कि ये ढलानों से नीचे जाने के बजाय ऊपर जाता है। खैर, आइडियली आप लोगों के बारे में अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा कर सकते हैं। आपकी जिंदगी अब तक किसी स्टार्टअप जैसी नहीं रही है, लेकिन लोगों के साथ आपकी जो भी बातचीत हुई है, वह बिजनेस की दुनिया में लोगों के साथ आपकी बातचीत जैसी हाई है।
2. असल में फाउंडर्स जो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं इनमें से एक ये है कि वे लोगों के बारे में अपनी अंदर की आवाज़ पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते। वे किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो इम्प्रेसिव लगता है लेकिन जिसके बारे में उन्हें कुछ शक होता है, और फिर बाद में जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो वे खुद से वे कहते हैं तुम्हें पता है मुझे पता था कि इस आदमी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने यूज इग्नोर कर दिया क्योंकि वह बहुत इम्प्रेसिव लग रहा था। और बिजनेस में एक खास सब केस होता है, खासकर अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि आप सबके साथ होता है। आपको लगता है कि बिजनेस को इस तरह की थोड़ी खराब चीज माना जाता है, और इसलिए जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो स्मार्ट लगते हैं लेकिन किसी तरह खराब लगते हैं तो आप सोचते हैं ठीक है ये बिजनेस के लिए नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक वेज हाई जैसे आप लोगों को वैसे हाई चुनते हैं जैसे आप दोस्त चुनते हैं। ये अन बहुत कम मामलन में से एक है जहां खुद में डूब रहना काम करता है। अन लोगों के साथ काम करें जिन्हें आप सच में पसंद करते हैं और जिनकी इज्जत करते हैं और जिन्हें आप इतने लंबे समय से जानते हैं कि आप पक्का कर सकें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ समय के लिए पसंद आने लायक दिखने में बहुत अकी होते हैं। बस टैब तक इंतजार करें जब तक आपके फायदे एक दूसरे के खिलाफ ना हों और फिर आप देखेंगे। ठीक है। दूसरी अल्टी बात यह है कि और ये भी थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन स्टार्टअप में सफल होने के लिए आपको स्टार्टअप में एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। यही बात इस क्लास को आपकी ज़्यादा दूसरी क्लास से अलग बनाती है। आप एक फ्रेंच क्लास लेते हैं, उसके आखिर में आप फ्रेंच बोलना सीख जाएंगे अगर आप काम करते हैं। हो सकता है कि आप बिल्कुल फ्रेंच इंसान की तरह ना बोलें, लेकिन काफी करीब होंगे, है ना? ये क्लास आपको स्टार्टअप्स के बारे में सिखा सकती है, लेकिन आपको ये जान की जरूरत नहीं है। स्टार्टअप में सफल होने के लिए आपको स्टार्टअप्स में एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, आपको अपने यूजर्स में एक्सपर्टीज की जरूरत है। मार्क ज़करबर्ग फेसबुक में इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वे स्टार्टअप्स के एक्सपर्ट थे। वे स्टार्टअप्स में बिल्कुल नए होने के बावजूद सफल हुए। मेरा मतलब है, फेसबुक को पहले फ्लोरिडा एलएलसी के तौर पर शुरू किया गया था। आप लोग भी इससे बेहतर जानते हैं। स्टार्टअप्स में एकदम नौसिखिया होने के बावजूद वह सफल हुए क्योंकि वह अपने यूजर्स को बहुत अच्छी तरह समझते थे। आप में से ज़्यादातर लोग एंजल राउंड जुटाने के तरीके नहीं जानते। ठीक है, और अगर आपको इस बारे में बुरा लग रहा है तो मत मानिए, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं कि मार्क ज़करबर्ग को भी शायद एंजल राउंड जुटाने के तरीके नहीं पता होंगे। अगर वह टैब भी ध्यान दे रहे थे जब रॉन कॉनवे ने उन्हें बड़ा चेक लिखा था, तो शायद ऐप तक वह इसके बारे में भूल गए होंगे। असल में मुझे चिंता है कि लोगों के लिए स्टार्टअप शुरू करने के तरीकों के बारे में डिटेल में जानना न सिर्फ जरूरी है बल्कि शायद थोड़ा खतरनाक भी है। क्योंकि स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा फाउंडर्स की एक और खास गलती यह है कि वे स्टार्टअप शुरू करने के काम को बस यूं हाई करते हैं। उन्हें कोई सही आइडिया आता है, वे की वैल्यूएशन पर फंडिंग जुटाते हैं, वे सोमा में एक अच्छा ऑफिस किराए पर लेते हैं, अपने कुछ दोस्तों को हायर करते हैं, और फिर अगला कदम सोमा में एक अच्छा ऑफिस किराए पर लेने और अपने कुछ दोस्तों को हायर करने के बाद धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि वे कितने फैंस गए हैं। क्योंकि स्टार्टअप शुरू करने के सभी बारी तरीकों की नकल करते हुए उन्होंने इस एक चीज को नजरअंदाज कर दिया है जो असल में जरूरी है, यानी कुछ ऐसा बनाना जो लोग चाहें। वैसे इस गाली का इस्तेमाल सिर्फ यही है, सिवाय शुरुआती गाली के जो अपनी मर्जी से नहीं थी। और मैंने सैम से पूछा कि क्या ये ठीक रहेगा। उसने कहा कि उसने ऐसा कई बार किया है। मेरा मतलब है, इस शब्द का इस्तेमाल किया। ग्रेटर देन हमने ऐसा अक्सर होते देखा। नहीं, मेरा मतलब है कि लोग स्टार्टअप शुरू करने के लिए बस यूं हाई करते हैं। ग्रेटर देन की हमने इसके लिए एक नाम बना लिया, घर खेलना। आखिरकार मुझे समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा था। युवा फाउंडर स्टार्टअप शुरू करने के लिए बस यूं हाई करते हैं क्योंकि उन्हें अब तक अपनी पूरी जिंदगी यही करने की ट्रेनिंग दी गई है। सोचिए कि कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए क्या करना पड़ता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चेक, है ना? कॉलेज की क्लास में भी आप जो ज़्यादा काम करते हैं वह दौड़ने जितना हाई बनावटी होता है। और मैं एजुकेशन सिस्टम पर ऐसा होने के लिए हमला नहीं कर रहा हूं। लाजमी है, कुछ सीखने के लिए आप जो काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ नकलीपन टू होगा हाई। और अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस को मापेंगे तो वे जरूर इस अंतर का फायदा उठाएंगे।
इस हद तक कि आप जो माप रहे हैं वो काफी हद तक नकलीपन का नतीजा है। और मैं मानता हूं कि मैंने खुद कॉलेज में ऐसा किया था। असल में अच्छी ग्रेड पाने के लिए ये एक काम की टिप है। मैंने पाया कि बहुत सी क्लास में शायद सिर्फ 20 या 30 आइडिया ही ऐसे होते हैं जिनका असल में अच्छी एग्जाम सवाल बनाने के लिए सही आकार होता है। और इसलिए इन क्लास में मैंने एग्जाम के लिए जिस तरह से पढ़ाई की वह क्लास में दिए गए मटेरियल को मास्टर करने के लिए नहीं थी, बल्कि ये पता लगाने की कोशिश करना था कि एग्जाम के सवाल क्या होंगे और पहले से जवाब तैयार करना था। इसके अल्ट मेरे लिए टेस्ट वैसा नहीं था जैसा मेरे जवाब एग्जाम में होंगे। मेरे लिए टेस्ट ये था कि मेरे एग्जाम के कौन से सवाल एग्जाम में आएंगे है ना। मुझे तुरंत अपना ग्रेड मिल जाता था। मैं एग्जाम में जाता और सवाल देखता और देखता कि असल में मेरे कितने सही जवाब थे। ग्रेटर देन ये बहुत सारे में काम करता है। क्लास, खासकर CS क्लास। मुझे ऑटोमेटा थियरी याद है। ऑटोमेटा थियरी के बारे में पूछने के लिए बस कुछ हाई बातें समझ में आती हैं। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि ऐसे गेम्स खेलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की तरह से ट्रेन होने के बाद युवा फाउंडर्स का स्टार्टअप शुरू करने का पहला इंपल्स ये पता लगाना होता है कि ट्रिक्स क्या हैं। इस नए गेम के लिए स्टार्टअप्स की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या हैं, मुझे कौन सी चीजें करनी हैं। वे हमेशा जानना चाहते हैं क्योंकि जाहिर तौर पर एक स्टार्टअप के लिए सफलता का पैमाना फंडरेजिंग है, एक और नौसिखिया गलती। वे हमेशा जानना चाहते हैं इन्वेस्टर्स को मनाने की ट्रिक्स क्या हैं, और हमें उन्हें बताना होता है इन्वेस्टर्स को मनाने का सबसे अच्छा तरीका है एक ऐसा स्टार्टअप शुरू करना जो असल में अच्छा कर रहा हो, मतलब तेजी से बढ़ रहा हो, और फिर बस इन्वेस्टर्स को ऐसा बता दें। फिर वे पूछते हैं ठीक है, तेजी से बढ़ने की ट्रिक्स क्या है। ठीक है, और ये इस शब्द ग्रोथ हैक्स के होने से और बढ़ जाता है ना। जब भी आप किसी को ग्रोथ हैक्स के बारे में बात करते हुए सुनें बस अपने दिमाग में इसे बकवास में बदल दें, क्योंकि हम उन्हें बटेट हैं कि अपने स्टार्टअप को बढ़ाने का तरीका यह है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो यूजर्स को सच में पसंद आए। ठीक है, और फिर उन्हें इसके बारे में बताएं। आपको यही करना है। यही ग्रोथ हैक्स है। यह पार्टनर्स की फाउंडर्स के साथ होने वाली कई बातचीतें फाउंडर्स के एक वाक्य से शुरू होती है जो इस तरह शुरू होता है, मैं कैसे करूं। और पार्टनर एक वाक्य से जवाब देता है जो इस तरह शुरू होता है, बस। ठीक है, वे चीज़ों को इतना मुश्किल क्यों बनाते हैं। सालों तक इस बात से हैरान रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वे ट्रिक ढूंढ रहे हैं, उन्हें ट्रिक ढूंढने की ट्रेनिंग दी गई है। ये तीसरी बात है। स्टार्टअप्स के बारे में याद रखने वाली तीसरी अलती बात। स्टार्टअप शुरू करना वह जगह है जहां सिस्टम के साथ गेमिंग करना काम करना बैंड कर देता है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करने जाते हैं तो सिस्टम के साथ गेमिंग करना काम करता रह सकता है। कंपनी कितनी टूटी हुई है इस पर निर्भर करता है कि आप सही व्यक्ति की चापलूसी करके सफल हो सकते हैं। देर रात ईमेल भेजकर प्रोडक्टिविटी का इंप्रेशन देना, या अगर आप काफी स्मार्ट हैं तो अपने कंप्यूटर की घड़ी बदल दें क्योंकि हेडर कौन चेक करेगा, है ना। लेकिन मुझे ऐसी ऑडियंस पसंद है जिन्हें मैं ऐसे जोक्स सुनाता हूं और वे हंसते हैं। बिजनेस स्कूल में हेडर्स, ठीक है। हे भगवान, ये चीज रिकॉर्ड हो रही है, मुझे अभी एहसास हुआ। ठीक है, ऐप से हम पूरी तरह से स्क्रिप्ट पर टिके रहेंगे। ग्रेटर देन, ठीक है। लेकिन स्टार्टअप्स में ये काम नहीं करता। धोखा देने के लिए कोई बॉस नहीं है, कोई नहीं है। अगर धोखा देने वाला कोई नहीं है तो आप लोगों को कैसे धोखा दे सकते हैं। सिर्फ यूजर्स हैं, और सभी यूजर्स को बस इस बात की फायदा है कि आपका सॉफ्टवेयर वही करता है जो वे चाहते हैं, है ना। वे शार्क की तरह हैं। शार्क इतनी बेवकूफ होती है कि उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप शार्क को लाल झंडा दिखाकर बेवकूफ नहीं बना सकते, ये मीट हो या ना हो, ऐसा हाई है। इसलिए आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोग चाहते हों, और आप तभी तक कामयाब होते हैं जब तक आप ऐसा करते हैं। खतरनाक बात यह है, खासकर आप लोगों के लिए खतरनाक बात यह है कि फेकिंग कुछ हद तक इन्वेस्टर्स के साथ काम करती है। अगर आप सच में जान में यकीन हैं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आप इन्वेस्टर्स को एक शायद 2 राउंड की फंडिंग के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन ये आपके फायदे में नहीं है। मेरा मतलब है, आप सब ये इक्विटी के लिए कर रहे हैं। आप खुद पर भरोसा करने की चाल चल रहे हैं। आप अपना हाई समय बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टअप बर्बाद हो चुका है।
और आप बस यही कर रहे हैं कि आप इसे लिखकर अपना समय बर्बाद करेंगे। इसलिए चाल ढूंढना बैन करें। स्टार्टअप्स में भी चालन होती हैं, जैसे किसी भी डोमेन में होती हैं, लेकिन वे असली प्रॉब्लम को सॉल्व करने से कहीं कम जरूरी हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे फंड जुटेन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसने कुछ ऐसा बनाया है जिसे यूजर सच में पसंद करते हैं, उसके लिए पैसे जुटाना आसान होगा। उस व्यक्ति की तुलना में जिसे हर चाल पता हो, लेकिन जिसका यूसेज ग्राफ फ्लैट हो। हालांकि एक तरह से ये बुरी खबर है कि स्टार्टअप्स को गेमिंग करने से सिस्टम को गेमिंग करने से काम करना बैंड हो जाता है, ऐप काम करना बैंड हो जाता है। एक तरह से आप अपने सबसे ताकतवर हथियारों में से एक से वंचित हो जाते हैं और आखिरकार कुछ ऐसा जिसे आपने 20 साल में मास्टर किया है। ये कुछ ऐसा है, मुझे ये बहुत एक्साइटिंग लगता है। दुनिया में कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां सिस्टम को गेमिंग करना जीतने का तरीका नहीं है। मैं कॉलेज में बहुत एक्साइटेड होता अगर मुझे साफ तौर पर पता होता कि दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां सिस्टम को गेमिंग करना दूसरों के मुकाबले कम मायन रखता है, और कुछ ऐसे भी हैं जहां ये बिल्कुल भी मायन नहीं रखता। लेकिन ऐसे हिस्से हैं, और जब आप अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहे हों तो ये सबसे जरूरी बातों में से एक है जिसके बारे में सोचना चाहिए। समझ गया, ठीक है। आप हर तरह के काम में कैसे जीतेट हैं, और आप क्या करके जीतना चाहते हैं। 2. ये हमें हमारे चौथे उल्टे पॉइंट पर लाता है। स्टार्टअप सब कुछ ले लेते हैं। अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो ये आपकी जिंदगी पर इस हद तक कब्जा कर लेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर ये सफल हो जाता है तो ये लंबे समय तक आपकी जिंदगी पर कब्जा कर लेगा, कम से कम कई सालों तक, शायद एक दशक, शायद आपकी बाकी की वर्किंग लाइफ। तो यहाँ एक असली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपको लग सकता है कि लैरी पेज की जिंदगी बहुत अकी है, लेकिन इसके कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो निश्चित रूप से अकी नहीं लगते। दुनिया उन्हें जिस तरह से देखती है वह ये है कि उन्होंने 25 साल की उम्र में जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़ना शुरू कर दिया था, और टैब से उन्होंने सांस लेने के लिए भी रुका नहीं है। हर दिन गूगल एम्पायर में ऐसी गैरबादियां होती हैं जिनसे सिर्फ सम्राट हाय निपट सकता है, और उन्हें सम्राट होने के नाते इससे निपटना पड़ता है। अगर वह एक हफ्ते के लिए भी छुट्टी पर जाते हैं तो बहुत सारी गैरबादियां जमा हो जाती हैं, और उन्हें ये सब बिना शिकायत के सहना पड़ता है क्योंकि नंबर 1 कंपनी के डैडी के तौर पर वह कभी डर या कमजोरी नहीं दिखा सकते, और नंबर 2 अगर आप एक बिलियनर हैं तो अगर आप मुश्किल जिंदगी के बारे में शिकायत करते हैं तो आपको असल में जीरो से भी कम हमदर्दी मिलती है। जिसका ये अजीब साइड इफेक्ट है कि एक सफल स्टार्टअप फाउंडर होने की मुश्किलें लगभग हर उस व्यक्ति से छिपी रहती हैं जिसने ये किया है। जो लोग ओलंपिक में 100 मीटर की दौड़ जीते हैं, जैसे वे उनके पास जाते हैं और कहते हैं ठीक है, लैरी पेज भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप इसे कभी देख नहीं पाते। ठीक है, हम कहाँ हैं? वाई कॉम्बिनेटर ने ऐप कई कंपनीज को फंड किया है जिन्हें बड़ी सफलता कहा जा सकता है, और हर एक में अगर फाउंडर भी यही बात कहते हैं तो ये कभी आसान नहीं होता। प्रॉब्लम का नेचर बदल जाता है। 2 हो सकता है कि आप अपने स्टूडियो अपार्टमेंट में खराब एयर कंडीशनर के बजाय अपने नए लंदन ऑफिस में कंस्ट्रक्शन में देरी जैसे ज्यादा ग्लैमरस प्रॉब्लम के बारे में चिंता कर रहे हों, लेकिन चिंता की कुल मात्रा कभी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती हाई है। एक सफल स्टार्टअप शुरू करना बैकएंड के होने जैसा है। ये एक बटन की तरह है जिसे आप दबाते हैं, जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। और जबकि सच कहूं तो बच्चे होना दुनिया की सबसे अच्छी बात है। अगर आप इस लेक्चर से एक बात सीखते हैं तो वह याद रखें, ग्रेटर देन बहुत सी चीजें हैं जो आपके बाद करना आसान होता है, बच्चे होने से पहले फिर बाद में, जिन्हें से कई आपको बच्चे होने पर एक बेहतर पेरेंट बनाएंगी। और इसलिए अमीर देशों में ज्यादातर लोग कुछ समय के लिए बटन दबाने में देरी करते हैं, और मुझे यकीन है कि आप सब इस प्रोसेस से अच्छी तरह वाकिफ हैं। फिर भी जब स्टार्टअप शुरू करने की बात आती है तो बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें कॉलेज में शुरू करना चाहिए। क्या आप पागल हैं? और यूनिवर्सिटी क्या सोच रही है? वे ये पक्का करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं कि उनके स्टूडेंट्स को कॉन्ट्रसेप्टिव्स की तरह मिलें, और फिर भी वे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और स्टार्टअप इंक्यूबेटर शुरू कर रहे हैं। ग्रेटर देन सच कहूं तो यहाँ यूनिवर्सिटीज पर दबाव है। आने वाले बहुत से स्टूडेंट स्टार्टअप्स में इंटरेस्टेड हैं। यूनिवर्सिटीज को कम से कम असल में
आपको आपके करियर के लिए तैयार करना चाहिए। और इसलिए अगर आपको स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट है तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटीज को आपको स्टार्टअप्स के बारे में सिखाना चाहिए। और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो शायद वे यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेंट्स खो देते हैं। आप ऐसा करने का दावा करते हैं। तो क्या यूनिवर्सिटीज आपको स्टार्टअप्स के बारे में सिखा सकती हैं? अच्छा, अगर नहीं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ग्रेटर देन हाँ और नहीं। जैसा कि मैंने समझाया, वे आपको स्टार्टअप्स के बारे में सिखा सकती हैं, लेकिन ये वह नहीं है जो आपको जानने की जरूरत है। असल में क्या यूनिवर्सिटी, अगर आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको लिंग्विस्टिक्स सिखा सकती है। यही तो है। ये लिंग्विस्टिक्स प्लस है ना? हम आपको भाषाएं सीखने के तरीके के बारे में सिखा रहे हैं। और आपको ये जानना होगा कि कोई खास भाषा कैसे सीखें। आपको अपने यूजर्स की ज़रूरतें जानी होंगी। आप उन्हें तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप असल में कंपनी शुरू नहीं करते। और कंपनी शुरू करना, जिसका मतलब है कि स्टार्टअप शुरू करना, एक ऐसी चीज़ है और आप असल में इसे करके हाई सीख सकते हैं। और आप कॉलेज में ऐसा नहीं कर सकते, जिस वजह से मैंने अभी बताया कि स्टार्टअप आपकी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लेते हैं। अगर आप कॉलेज में स्टार्टअप शुरू करते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट के तौर पर स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आप एक स्टूडेंट के तौर पर स्टार्टअप शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आप स्टूडेंट नहीं रहते। आप नाम के लिए स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा समय तक स्टूडेंट भी नहीं रहेंगे। तो इस उलझन को देखते हुए आपको दोनों में से कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? एक असली स्टूडेंट बनें और स्टार्टअप शुरू ना करें, या एक असली स्टार्टअप शुरू करें और स्टूडेंट ना बनें? खैर, मैं इसका जवाब आपको दे सकता हूं। मैं यहां अपने बैकएंड से बात कर रहा हूं। कॉलेज में स्टार्टअप शुरू ना करें। मुझे उम्मीद है कि मैं किसी को निराश नहीं कर रहा। सच में, ईमानदारी से स्टार्टअप शुरू करना बहुत से एम्बिशियस लोगों के लिए ये की जिंदगी का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का बस एक हिस्सा है जिसे आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अकी जिंदगी कैसे जियन है ना? और हालांकि स्टार्टअप शुरू करना किसी समय एक अकी बात हो सकती है, लेकिन 20 साल की उम्र में ऐसा करना सही नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप नहीं कर सकते, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपने 20 की शुरुआत में कर सकते हैं, जिन्हें आप पहले या बाद में उतने यकीन से नहीं कर सकते, जैसे बिना सोचे समझे ऐसे प्रोजेक्ट्स में डूब जाना जिनका कोई फायदा नहीं होता, या बिना किसी डेडलाइन के बहुत सस्ते में ट्रैवल करना। असल में ये अलग अलग डोमेन में बस आइसोमॉर्फिक वर्जन्स हैं। जो लोग एम्बिशियस नहीं हैं, उनके लिए इस तरह की चीज लॉन्च करने में डरावनी फेलियर हो सकती है, लेकिन एम्बिशियस लोगों के लिए ये सच में एक बहुत कीमती तरह की खोज है। और अगर आप 20 साल की उम्र में स्टार्टअप शुरू करते हैं और आप काफी सफल हो जाते हैं तो आप कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। मार्क ज़करबर्ग कभी भी किसी विदेशी देश में घूम नहीं जा पाएंगे। अगर वह किसी विदेशी देश में जाते हैं तो वह असल में स्टेट विजिट के तौर पर होंगे, या जैसे वह पेरिस के जॉर्ज सिंक में इनकॉग्निटो छिपे होंगे, है ना? लेकिन अगर लोग अभी भी यही करते हैं तो वह कभी भी थाईलैंड में बैकपैकिंग नहीं कर पाएंगे। क्या लोग अभी भी थाईलैंड में बैकपैकिंग करते हैं? ग्रेटर देन हाँ। ग्रेटर देन ठीक है, तो ये इस ऑडियंस में उत्साह का पहला असली संकेत है जो मैंने देखा है। मुझे ये टॉक थाईलैंड में देनी चाहिए थी। ग्रेटर देन ठीक है, वह ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते, जैसे उन्हें विदेशी देशों में ले जाने के लिए चार्टर जेट, बहुत बड़े जेट। लेकिन सफलता ने उनकी जिंदगी से बहुत सेरेंडिपिटी छीन ली है। फेसबुक उन्हें उतना हाई चला रहा है जितना वह फेसबुक को चला रहे हैं। और जब किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर कब्जा करना जिसे आप अपनी जिंदगी का काम मानते हैं तो ये बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अचानक होने वाली चीज इनके भी फायदे हैं। और दूसरी चीज इनके अलावा, ये आपको अपनी जिंदगी का काम चुनने के लिए ज्यादा ऑप्शंस देता है। यहाँ कोई समझौता भी नहीं है। अगर आप 20 साल की उम्र में स्टार्टअप शुरू करने से माना कर देते हैं तो आप कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप इंतजार करेंगे तो आपके सफल होने की संभावना ज्यादा होगी। अगर आप 20 साल के हैं, बहुत हाई कम संभावना है कि आप 20 साल के हैं और आपका कोई साइड प्रोजेक्ट चल निकालता है, जैसे फेसबुक चला था। टैब आपके सामने ये चुनने का ऑप्शन होता है कि आप यूज चलाएंगे या नहीं, और शायद यूज चलना सही भी हो। लेकिन आमतौर पर स्टार्टअप्स तभी चलते हैं जब फाउंडर उन्हें चलाते हैं।
20 साल की उम्र में ऐसा करना बेकार की बेवकूफ़ी है। 2 क्या आपको किसी भी उम्र में ऐसा करना चाहिए? मुझे एहसास है मैंने स्टार्टअप शुरू करना थोड़ा मुश्किल बना दिया है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया है तो मुझे फिर से कोशिश करने दें। स्टार्टअप शुरू करना सच में मुश्किल है। क्या होगा अगर ये बहुत मुश्किल हो? क्या होगा अगर आप इस बैलेंस के लिए तैयार नहीं हों? इसका जवाब पांचवां उल्टा पॉइंट है। आप बता नहीं सकते। आपकी जिंदगी ने अब तक आपको कुछ आइडिया दिया है कि अगर आप मैथमेटिशियन या प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं तो आपके क्या चांस हो सकते हैं। आप हर किसी से ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन जब तक आपकी जिंदगी बहुत अजीब नहीं रही है, सच में आपने ऐसा कुछ खास नहीं किया है जो एक स्टार्टअप शुरू करने जैसा हो। मतलब अगर स्टार्टअप शुरू करने से सब कुछ ठीक रहा तो ये आपको बहुत बदल देगा। 2 आप जो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या हैं, बल्कि ये भी है कि आप क्या बन सकते हैं। और ऐसा कौन कर सकता है? खैर मैं नहीं, पिछले 9 सालों से ये मेरा काम था कि मैं अंदाजा लगाऊं कि लोग ऐसा करेंगे या नहीं। अंदाजा है मैंने यहाँ प्रेडिक्टेड लिखा था और वह अंदाजा हाई निकला। ये एक बहुत जानकारी देने वाली फ्रॉइडियन स्लिप है। ग्रेटर देन सच में 10 मिनट में ये बताना आसान है कि लोग कितने स्मार्ट हैं। आप जानते हैं कुछ टीचर्स बॉल नेट के ऊपर मारो और क्या वे वापस आप पर गिरती है या नेट में। लेकिन मुश्किल हिस्सा था और सबसे जरूरी हिस्सा ये अंदाजा लगाना था कि वे कितने टफ और एम्बिशियस बनेंगे। हो सकता है कि इस समय ऐसा करने में मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी और को ना हो। और मैं आपको बता सकता हूं कि एक एक्सपर्ट इसके बारे में कितना जान सकता है। जवाब है ज्यादा नहीं। मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है कि हर बैच में कौन सा स्टार्टअप स्टार बनेगा, इस बारे में पूरी तरह से ओपन माइंड रखना चाहिए। फाउंडर्स को कभी कभी लगता था कि वे जानते हैं। कुछ लोग ये सोचकर आए थे कि वे वाई कॉम्बिनेटर में सफल हो जाएंगे, ठीक वेज हाई जैसे उन्होंने अब तक जिंदगी में आए कुछ आसान बनावटी टेस्ट में से हर एक में सफलता पाई थी। दूसरे ये सोचकर आए थे कि किस गलती की वजह से उन्हें एडमिशन मिल सकता है और उम्मीद कर रहे थे कि किसी को इसका पता ना चले। लेकिन इन नज़ारियों के बीच बहुत कम या कोई संबंध नहीं है। चीजें कैसे होती हैं? मैंने पता है कि मिलिट्री में भी यही सच है कि घमंडी रिक्रूट्स के शांत रिक्रूट्स के मुकाबले ज्यादा टफ निकलने का चांस नहीं होता। और शायद इसी वजह से कि टेस्ट लोगों की पिछली जिंदगी के टेस्ट से बहुत अलग होते हैं। अगर आपको स्टार्टअप शुरू करने से बिल्कुल डर लगता है तो शायद आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक कि आप उन लोगों में से न हों जिन्हें डरने वाली चीजें करने में मजा आता है। नहीं तो अगर आपको बस ये पक्का नहीं है कि आप ये कर पाएंगे या नहीं तो पता लगाने का एकमात्र तरीका है कोशिश करना, बस अभी नहीं। 2 अगर आप एक दिन स्टार्टअप करना चाहते हैं अगर आप एक दिन स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आप अभी कॉलेज में क्या करते हैं? शुरू में आपको सिर्फ 2 चीज़ों की जरूरत होती है, एक आइडिया और को फाउंडर्स। और दोनों को पाने का आईएमओ एक हाई है जो हमारे छोटे छोटे और आखिरी काउंटर इंट्यूटिव पॉइंट की ओर ले जाता है। स्टार्टअप आइडिया पाने का तरीका स्टार्टअप आइडिया के बारे में सोचने की कोशिश नहीं करना है। मैंने इस पर एक पूरा ऐसे लिखा है और मैं यहाँ पूरी बात नहीं दोहराने वाला हूँ। लेकिन शॉर्ट में यह है कि अगर आप जानबूझकर स्टार्टअप आइडियाज के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसे आइडियाज मिलेंगे जो न सिर्फ व्यूअर होंगे बल्कि व्यूअर और सही भी लेजेंड्स। मतलब आप और बाकी सब लोग उनसे बेवकूफ बन जाएंगे और ये समझने में आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा कि वे अकी नहीं है। अकी स्टार्टअप आइडियाज सोचने का तरीका है एक कदम पीछे हटना। स्टार्टअप आइडिया के बारे में सोचने की जानबूझकर कोशिश करने के बजाय अपने दिमाग को इस तरह का बनाइए जिसके दिमाग में अनजाने में स्टार्टअप आइडिया आते हैं। असल में इतने अनजाने में कि आपको पहले पता भी ना चले कि वे स्टार्टअप आइडिया हैं। ये सिर्फ मुमकिन हाई नहीं है। याहू, गूगल, फेसबुक और एप्पल सभी इसी तरह शुरू हुए थे। इनमें से कोई भी कंपनी शुरू में कंपनी नहीं थी, वे सब सिर्फ साइड प्रोजेक्ट थे। सबसे अच्छी आइडिया को लगभग साइड प्रोजेक्ट के तौर पर हाई शुरू करना पड़ता है क्योंकि वे हमेशा ऐसे आउटलायर हाई होते हैं जो आपका कॉन्शियस मैन रिजेक्ट कर देगा। कंपनीज के लिए आइडिया के तौर पर ठीक है। 2 आप अपने दिमाग को ऐसा कैसे बनाते हैं जिसमें अनजाने में स्टार्टअप आइडिया आते हों? 1 अन चीज़ों के बारे में जानें जो मायने रखती हैं। 2 अन प्रॉब्लम पर काम करें जिनमें आपकी दिलचस्पी हो। 3
उन लोगों के साथ जिन्हें आप पसंद करते हैं और जिनका आप सम्मान करते हैं। इत्फाक से वह तीसरा हिस्सा ये है कि आपको आइडिया के साथ हाई को फाउंडर कैसे मिलते हैं। पहली बार जब मैंने वह प्रनाप्रद लिखा था, टू अन चीज़न के बारे में बहुत कुछ सीखने के बजाय जो मायन रखती है, मैंने लिखा था कि कुछ टेक्नोलॉजी में अच्छा बानो। लेकिन वह नुस्खा हालांकि काफ़ी है, बहुत छोटा है। एयरबीएनबी के ब्रायन चेस्की और जो गैबियर के बारे में खास बात यह नहीं थी कि वे टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट थे। वे आर्ट स्कूल गए थे। वे डिज़ाइन के एक्सपर्ट थे और शायद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह थी कि वे लोगों को ऑर्गेनाइज करने और प्रोजेक्ट पूरे करने में बहुत अकी थे। इसलिए आपको टेक्नोलॉजी पर काम करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप उन चीज़ों पर काम करते हैं जो आपको खींचती हैं। वे किस तरह की चीज़ें हैं? ए फ्लैट आमतौर पर इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। इतिहास ऐसे युवाओं के उदाहरणों से भरा है जो अन प्रॉब्लम पर काम कर रहे थे जिन्हें उस समय कोई और ज़रूरी नहीं समझता था, और ख़ास तौर पर यह कि उनके माता पिता को नहीं लगता था कि वे ज़रूरी हैं। दूसरी तरफ इतिहास में ऐसे माता पिता के और भी उदाहरण हैं जिन्हें लगता था कि उनके बच्चे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और जो सही टू ग्रेटर देन आपको कैसे पता चलता है कि आप असली चीज़ों पर काम कर रहे हैं? मेरा मतलब है जब ट्विच टीवी जस्टिन.टीवी से ट्विच टीवी में बदल गया और वे लोगों को वीडियो गेम खेलते हुए दिखाने वाले टू मुझे लगा क्या, लेकिन ये एक अच्छा बिजनेस निकला। खैर, मुझे पता है कि मुझे कैसे पता है, असली प्रॉब्लम दिलचस्प होती है। और मैं खुद में हाई मैन रहता हूँ। मुझे पसंद है, मैं हमेशा दिलचस्प चीज़ों पर काम करने में दिलचस्पी रखता हूँ, भले हाई किसी और को उनकी परवाह ना हो। और मुझे बोरिंग चीज़ों पर काम करने के लिए खुद को तैयार करना बहुत मुश्किल लगता है, भले हाई वे ज़रूरी हों। मेरी जिंदगी ऐसे केस से भरी है जहां मैंने सिर्फ इसलिए चीज़ों पर काम किया क्योंकि मुझे अनमेन दिलचस्पी थी, और वे बाद में किसी दुनियावी तरीक से काम की साबित हुई हैं। वाई कॉम्बिनेटर खुद एक ऐसी चीज़ है जो मैंने सिर्फ इसलिए की क्योंकि वह दिलचस्प लगी। टू ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक तरह का एंड्रूनी कंपस है जो मेरी मदद करता है, लेकिन ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं, और मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या है। शायद अगर मैं इसके बारे में और सोचूं तो मुझे सच में दिलचस्प आइडिया पहचान के लिए कुछ ह्यूरिस्टिक्स मिल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बस एक निराशाजनक सवाल पूछने वाली सलाह दे सकता हूं। वैसे सवाल पूछने वाले मुहावरे का असली मतलब यही है। निराशाजनक सवाल पूछने वाली सलाह की अगर आप सच में दिलचस्प प्रॉब्लम में दिलचस्पी रखते हैं तो अपनी दिलचस्पी को एनर्जी से पूरा करना एक स्टार्टअप के लिए खुद को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है, और इस मामले में शायद जीने का सबसे अच्छा तरीका। लेकिन हालांकि मैं आम तौर पर यह नहीं समझा सकता कि दिलचस्प प्रॉब्लम क्या मानी जाती है, मैं आपको एनमेन से एक बड़े हिस्से के बारे में बता सकता हूं। अगर आप टेक्नोलॉजी को एक तरह के फीकल स्टेन की तरह फैलने वाली चीज के तौर पर सोचते हैं तो किनारे पर हर पॉइंट जो हिल रहा है वह एक दिलचस्प प्रॉब्लम दिखाता है। स्टीम इंजन उतना जरूरी नहीं है, हालांकि शायद आपको कभी पता नहीं चलता। टू अपने दिमाग को उस तरह का बनाने का एक पक्का तरीका है जैसा अनजाने में स्टार्टअप आइडिया बनाते हैं कि आप खुद को किसी टेक्नोलॉजी के सबसे आगे लग जाएं, जैसा कि पॉल बुचेट ने कहा, भविष्य में जियन। और जब आप वहां पहुंचें तो कुछ लोगों को जो आइडिया अजीब तरह से दूर की कौड़ी लगते हैं वे आपको साफ लजेंज। हो सकता है आपको पता ना चले कि वे स्टार्टअप आइडिया हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि वे कुछ ऐसे हैं जो होने चाहिए। उदाहरण के लिए हार्वर्ड में 90 के दशक के बीच में मेरे दोस्तों रॉबर्ट और ट्रेवर के एक साथ पढ़ने वाले ग्रेड स्टूडेंट ने अपना खुद का वॉइस ओवर आईपी सॉफ्टवेयर लिखा था। यह स्टार्टअप बनने के लिए नहीं था, उसने इसे कभी स्टार्टअप बनाने की कोशिश नहीं की। वह बस ताइवान में अपनी गर्लफ्रेंड से लंबी दूरी की कॉल के पैसे दिए बिना बात करना चाहता था, और चंकी वह नेटवर्क का एक्सपर्ट था, इसलिए ये साफ लगा कि आवाज़ को पैकेट में बदलना और उन्हें इंटरनेट पर मुफ्त में भेजना है। सबने ऐसा क्यों नहीं किया? खैर, क्योंकि वे इस तरह का सॉफ्टवेयर लिखने में अकी नहीं थे। उन्होंने इसके साथ कभी कुछ नहीं किया, उन्होंने इसे कभी स्टार्टअप में बदलने की कोशिश नहीं की, लेकिन सभी बेहतरीन स्टार्टअप्स ऐसे ही होते हैं। टू अजीब बात है, अगर आप एक सफल स्टार्टअप फाउंडर बनना चाहते हैं तो कॉलेज में करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करने वाला कॉलेज का कोई नया वोकेशनल वर्जन नहीं है। ये कॉलेज का अपने आप में एजुकेशन का क्लासिक वर्जन है।
अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आपको कॉलेज में जो करना चाहिए वह है पावरफुल चीजें सीखना। और अगर आप में सच में दिमागी जिज्ञासा है तो आप अपने मैन की बात मानेंगे तो आप अपने आप वही करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप का हिस्सा, मैं ये शब्द कभी भी सीधे चेहरे से नहीं कह सकता, जो सच में मायने रखता है वह है डोमेन एक्सपर्टीज। लैरी पेज इसलिए है क्योंकि वे सर्च के एक्सपर्ट थे। और जिस तरह से वे सर्च के एक्सपर्ट बने वह इसलिए था क्योंकि उन्हें में सच में दिलचस्पी थी, किसी छिपे हुए मकसद की वजह से नहीं। सबसे अकी बात यह है कि स्टार्टअप शुरू करना सिर्फ जिज्ञासा के लिए एक छिपा हुआ मकसद होता है और आप इसे सबसे अकी से टैप करेंगे जब आप प्रोसेस के आखिर में छिपे हुए मकसद को शामिल करेंगे। 2. यहाँ युवा स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए आखिरी सलाह 2 शब्दन में है, बस सीखें। ठीक है, हमारे पास कितना समय बचा है? ग्रेटर देन 18 मिनट। ग्रेटर देन 18 मिनट के सवाल ही भगवान, क्या आप लोगों के पास सवाल हैं? ग्रेटर देन जरूर, हम डू ऑनलाइन सवालों से शुरू करेंगे या हम डूसोन से भी शुरू कर सकते हैं। ग्रेटर देन आप लॉग इंचार्ज हैं, आप जो चाहें करें। ग्रेटर देन ठीक है। 2. शुरू करते हैं ऑनलाइन सवालों से। आज सबसे ज्यादा वोट वाला सवाल था ग्रेटर देन, वैसे क्या मुझे उन्हें डोना होगा? ग्रेटर देन हाँ। ग्रेटर देन ठीक है। ग्रेटर देन एक नॉन टेक्निकल फाउंडर स्टार्टअप में सबसे असरदार तरीके से कैसे योगदान दे सकता है? ग्रेटर देन एक नॉन टेक्निकल फाउंडर किसी स्टार्टअप में सबसे अच्छी तरीके से कैसे योगदान दे सकता है? खैर, अगर स्टार्टअप किसी डोमेन में काम कर रहा है, अगर ये प्योर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप नहीं है बल्कि किसी बहुत खास डोमेन में काम कर रहा है, जैसे अगर ये उबर है ना? और नॉन टेक्निकल फाउंडर लिमो बिजनेस का एक्सपर्ट था। 2. असल में नॉन टेक्निकल फाउंडर शायद ज़्यादा काम कर रहा होगा, ड्राइवर्स को रिक्रूट कर रहा होगा और उबर को जो भी करना है वो कर रहा होगा, है ना? और टेक्निकल फाउंडर सिर्फ आईफोन ऐप लिख रहा होगा, जो शायद कम है। खैर, आईफोन और एंड्रॉयड ऐप जो आधे से भी कम है। अगर ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है तो नॉन टेक्निकल फाउंडर सेल्स करता है और प्रोग्रामर के लिए कॉफी और चीज़बर्गर्स लाता है। ग्रेटर देन ठीक है। अगला, ग्रेटर देन ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस, हाँ। ग्रेटर देन क्या आपको लगता है बिजनेस स्कूल में उन लोगों के लिए कोई वैल्यू है जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं? ग्रेटर देन क्या मुझे कोई वैल्यू दिखती है? ग्रेटर देन या अगर हाँ तो क्या वैल्यू? मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। ग्रेटर देन खैर, हमें शायद दूसरे सवाल पर नहीं जाना पड़ेगा। ग्रेटर देन जो मुझे लगता है कि आपके पहले सवाल का जवाब है। ठीक है, तो सवाल यह है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो क्या बिजनेस स्कूल में कोई वैल्यू है? और अगर हाँ तो क्या? तो बेसिकली नहीं। मेरा मतलब है, ये सन में अजीब लगता है लेकिन बात यह है कि बिजनेस स्कूल लोगों को मैनेजमेंट सिखाने के लिए बनाया गया था, है ना? और मैनेजमेंट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको स्टार्टअप में तभी होती है जब आप काफी सफल हों। 2. असल में स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए आपको जो शुरू में जानना चाहिए वह है प्रोडक्ट्स बनाना। अगर आप किसी तरह के स्कूल में जाना चाहते हैं तो आपके लिए डिजाइन स्कूल जाना बेहतर होगा। वैसे सच कहूं तो इसे सीखने का तरीका है कि इसे किया जाए, समझे? एक चीज जो मैंने शुरू में गलत की वह ये थी कि मैंने उन लोगों को सलाह दी जो स्टार्टअप शुरू करने में इंटरेस्टेड थे कि वे अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले कुछ साल किसी दूसरी कंपनी में काम करें। लेकिन सच कहूं तो स्टार्टअप शुरू करना सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे शुरू करने की कोशिश करें। हो सकता है आप सफल ना हों, लेकिन अगर आप बस करते हैं तो आप तेजी से सीखेंगे। 2. असल में नहीं। बिजनेस स्कूल ऐसा करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच कहूं तो वे बड़ी कंपनीज के ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं ना? बिजनेस ऐसा हाई लगता था जब ये या 2 बड़ी कंपनीज के ऑफिसर्स या जो के शू स्टोर में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन था। और फिर ये नई चीज आए, एप्पल, जो के शू स्टोर जितनी छोटी थी और फिर जैसे एक बहुत बड़ी मेगा कंपनी बन गई। लेकिन वे इस दुनिया के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। और जैसे वे जिस चीज में अकी हैं उसमें नकी है, उन्हें बस वही करना चाहिए और इस पूरी एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज को भाड़ में जाने देना चाहिए क्योंकि ये कूल है।
हाँ। ग्रेटर देन आपने कहा, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको तभी होती है जब आप सफल होते हैं। ग्रेटर देन हाँ। ग्रेटर देन टू एक फाउंडर के तौर पर पहले 2 या 3 लोगों का क्या जिन्हें आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेटर देन ठीक है, टू मैनेजमेंट तभी प्रॉब्लम है जब आप सफल हों। पहले 2 या 3 लोगों का क्या। अच्छा, आइडियली आप 2 या 3 लोगों को हायर करने से पहले हाई सफल हो जाते हैं, है ना। सैम, क्या तुमने नहीं कहा था कि एयरबीएनबी को अपना पहला एम्प्लॉय हायर करने में 5 महीने लगे थे। टू आइडियली आपके पास काफी समय तक 2 या 3 लोग भी नहीं होते। जब आपके पास होते हैं टू आप एक तरह से एक स्टार्टअप में पहली हायरिंग लगभग फाउंडर की तरह होती है। उन्हें होना चाहिए अनही चीजन से मोटिवेटेड। वे लोग नहीं हो सकते, वे ऐसे लोग नहीं हो सकते जिन्हें आपको मैनेज करना पड़े, है ना। ये वैसा है, ये दी ऑफिस या ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके साथी होने चाहिए, सच में। आपको उन्हें ज्यादा मैनेज नहीं करना चाहिए। ग्रेटर देन टू ये बिल्कुल नहीं है, जैसे अगर किसी को मैनेज करना है टू वे फाउंडिंग टीम में कैसे हो सकते हैं। ग्रेटर देन खैर कभी नहीं कहो। मुझे ये सभी सवाल दोहराने चाहिए टू अगर किसी को मैनेज करना है टू वे फाउंडिंग टीम में कैसे हो सकते हैं। ऐसे मामले में जहां आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जहां आपको किसी तरह की सुपर एडवांस टेक्निकल चीज की जरूरत है और कोई ऐसा जानकार है, अगर आप उस शब्द को जानते हैं जो ये चीज जानता है और दुनिया में और कुछ नहीं, जैसे कि अपना मुंह कैसे पहुंचना है, तो उस जानकार को हायर करना और उसके लिए उसका मुंह पहुंचना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन ग्रेटर देन ठीक है। ग्रेटर देन एक आम नियम के तौर पर आपको ऐसे लोग चाहिए जो शुरू से हाई सेल्फ मोटिवेटेड हों। उन्हें फाउंडर्स की तरह हाई होना चाहिए। हाँ, सवाल बहुत पीछे। ग्रेटर देन क्या आपको लगता है कि हम अभी बबल में हैं। ग्रेटर देन क्या मुझे लगता है कि हम अभी बबल में हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस सवाल के 2 जवाब दूंगा। एक, मुझसे ऐसे सवाल पूछें जो एज ऑडियंस के लिए काम के हों, क्योंकि ये लोग यहाँ स्टार्टअप शुरू करना सीखने आए हैं और मेरे दिमाग में किसी और से ज्यादा इस बारे में डेटा है। और आप मुझसे वैसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे एक रिपोर्टर पूछता है, क्योंकि उन्हें पूछने के लिए कुछ भी दिलचस्प नहीं सूझता। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। सिर्फ कीमतें ज्यादा होने और बबल में फाक होता है। बबल कीमतें के ज्यादा होने का एक बहुत खास तरीका है, जहां लोग जानबूझकर किसी चीज के लिए ज्यादा कीमत देते हैं, इस उम्मीद में कि वे बाद में इसे किसी बड़े बेवकूफ पर बेच पाएंगे, है ना। और 90 के दशक के आखिर में यही हुआ था। जैसे वीसीएस ने जानबूझकर बकवास स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया, ये सोचकर कि वे अन चीजों को पब्लिक कर पाएंगे और सब कुछ खत्म होने से पहले उन्हें रिटेल इन्वेस्टर्स पर बेच देंगे। और मैं वहां था, मैं उसके लिए वहां था इस सब के बीच में। और आज ऐसा नहीं हो रहा है। कीमतें ज्यादा हैं, वैल्यूएशन ज्यादा है। लेकिन वैल्यूएशन ज्यादा होने का मतलब बबल नहीं है। हर कमोडिटी की कीमतें किसी ना किसी तरह की साइन वेव में ऊपर नीचे होती रहती हैं। निश्चित रूप से कीमतें ज्यादा हैं। और इसलिए हम लोगों से कहते हैं, अगर आप पैसे जमा करते हैं तो ये मत सोचिए कि अगली बार जब आप पैसे जमा करेंगे तो ये इतना आसान होगा। कौन जानता है, शायद ऐब और टैप के बीच चाइनीज इकोनॉमी फैट जाएगी और एक और बड़ी खतरनाक मंदी आ जाएगी। कौन जानता है, सबसे बुरा मान लो, लेकिन बबल नहीं। हाँ। ग्रेटर देन मैं युवा लोगों और सफल एंटरप्रेन्योर्स के बीच एक ट्रेंड देख रहा हूं, जहां वे एक और बड़ी कंपनी शुरू नहीं करना चाहते, वे लगभग 20 शुरू करना चाहते हैं। और इसलिए आप इन लैब्स की कोशिशों को बढ़ते हुए देखना शुरू कर रहे हैं, जहां वे बहुत सारी चीजें लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। मुझे अभी तक कोई बहुत बढ़िया उदाहरण नहीं पता है, लेकिन ग्रेटर देन आइडियल जैसा। ग्रेटर देन नहीं, आइडियल लैब जैसा नया वाला। हाँ। तो ये नई चीज है जहां लोग लैब शुरू करते हैं। स्टार्टअप्स को स्पिन ऑफ करने के लिए ये काम कर सकता है। ट्विटर ऐसे ही शुरू हुआ। असल में मेरा मतलब आइडियल लैब से था, आइडिया से नहीं, वह एक और फ्रॉइडियन स्लिप थी। क्योंकि ट्विटर पहले ट्विटर नहीं था। ट्विटर एक साइड प्रोजेक्ट था। आइडिया नाम की एक कंपनी का साइड प्रोजेक्ट जो पॉडकास्टिंग बिजनेस में आने वाली थी।
आप पॉडकास्टिंग बिजनेस की तरह हैं, क्या ये शब्द ग्रामर के हिसाब से भी एक साथ फिट होते हैं? जवाब निकला नहीं, जैसा कि इवन ने पता लगाया। लेकिन एक साइड प्रोजेक्ट के तौर पर उन्होंने ट्विटर को स्पिन ऑफ किया और वह टू बस एक कुत्ते की पूंछ हिलाने जैसा था। टू लोग ऐसी चीजें शुरू कर रहे हैं जो स्टार्टअप्स को स्पिन ऑफ करने के लिए है, क्या ये काम करेगा? काफी मुमकिन है अगर सही लोग ऐसा करें। आप अभी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये अपने पैसे से करना होगा। हाँ, बहुत पहले। ग्रेटर देन बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जेंडर वाले किसी जाल में फंसना पसंद नहीं है, लेकिन फंडिंग के लिए फीमेल कोफाउंडर्स के लिए आपके पास क्या सलाह है? ग्रेटर देन फीमेल कोफाउंडर्स, जब आप फंडिंग के लिए कोशिश कर रही हों तो शायद ये सच है कि महिलाओं को पैसे जुटाने में ज्यादा मुश्किल होती है ना? मैंने ये अनुभव से देखा है, और जेसिका अभी महिला फाउंडर्स के कई इंटरव्यूज पब्लिश करने वाली हैं। और अनमेन से बहुटन ने कहा कि उन्हें पैसे जुटाने में बहुत मुश्किल हुई, और भी ज्यादा मुश्किल हुई। मैं क्या कहूंगी, आपको याद है मैंने कहा था पैसे जुटाने का तरीका अपने स्टार्टअप को सच में अच्छा चलने दो। खैर, ये बात इस मामले में खास तौर पर सच है। अगर आप किसी भी तरह से वीसी के नज़रिए से आइडियल टारगेट से चूक जाते हैं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है कि स्टार्टअप को सच में अच्छा करें। असल में 1 या 2 साल पहले एक पॉइंट था जब मैंने इस कंपनी का ये ग्रोथ ग्राफ ट्वीट किया था और मैंने ये नहीं बताया था कि वे कौन थे। लेकिन मुझे पता था कि लोग पूछना शुरू कर देंगे, और ये असल में एक महिला का शुरू किया हुआ स्टार्टअप था जिसे पैसे जुटाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उनका ग्रोथ ग्राफ जबरदस्त था। और इसलिए मैंने ट्वीट किया, ये जानते हुए कि जैसे ये सभी वीसी मुझसे पूछना शुरू कर देंगे कि वह कौन है ना? और जैसे ग्रोथ ग्राफ का कोई जेंडर नहीं होता, है ना? अगर वे पहले ग्रोथ ग्राफ देखते हैं तो उन्हें उससे प्यार हो जाए, है ना? अच्छा करो, जो आमतौर पर स्टार्टअप्स के लिए की सलाह है। हाँ, ग्रेटर देन आप अभी कॉलेज में क्या सीखेंगे?